नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन का कर्ज जाल, कमजोर देशों पर कब्जे की है चाल। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि इंडिया के खिलाफ चीन की साजिश, पीएलए में तिब्बती युवाओं की भर्ती पर है जोर। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ए.के. शर्मा बोले, अभी भी पीएम मोदी को चाहती है यूपी की जनता, चुनाव जीतने के लिए सिर्फ मोदी का नाम ही है काफ़ी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चीन का कर्ज जाल, कमजोर देशों पर कब्जे की चाल। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में गोपनीय शर्तों के साथ कर्ज बांटकर चीन कमजोर देशों पर भू राजनीतिक दबदबा बढ़ाने और उनके शोषण में जुटा है। एक रिपोर्ट में पता लगा है कि ड्रैगन इस वक्त सबसे बड़ा विदेशी ऋणदाता बन गया है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा संयुक्त रूप से दिए ऋणों से ज्यादा चीन दे चुका है। साथ ही दुनिया में कुल आधिकारिक द्विपक्षीय कर्ज का 65% अकेले चीन ने दे रखा है। जनवरी 2021 में प्रकाशित एक श्वेत पत्र के मुताबिक चीन विश्व समुदाय का हिस्सा होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग के तहत ये ऋण देने का दावा करता है, लेकिन पिछले कुछ समय में कई देशों के साथ उसके बर्ताव इस बात का सबूत है कि वह इस सहयोग के नाम पर छलावा कर रहा है। संप्रभुता पर खतरा। इजरायली वेबसाइट पर अपने ब्लॉग पोस्ट में भू राजनीति विशेषज्ञ फेबियन बुसार्ट ने लिखा, वैश्विक भलाई की आड़ में बांटा जा रहा चीनी कर्ज नियम शर्तों के आधार पर शोषणकारी है। इनमें उधार लेने वाले देशों को दबाने के कई प्रावधान हैं। ऋण विकासशील देशों में चीन पर आर्थिक निर्भरता और वहां राजनीतिक लाभ बढ़ाने के दरवाजे खोलते हैं। इसके चलते कमजोर देशों की संप्रभुता पर भी गंभीर खतरा मंडराने लगा है। बुसार्ट के मुताबिक अधिकांश चीनी ऋण रियायती दरों के बजाय वाणिज्यिक दरों पर बांटे गए हैं। ऐसा किसी विदेशी विकास सहायता में देखने को नहीं मिलता। 52 देशों के साथ 242 समझौतों का अध्ययन। जर्मनी के कील इंस्टीट्यूट, वॉशिंगटन आधारित सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट एड डेटा व पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ने 2000-2020 के बीच 24 विकासशील देशों के साथ हुए 100 चीनी कर्ज समझौतों और 28 देशों के साथ हुए 142 गैर चीनी कर्ज समझौतों का अध्ययन किया था। अध्ययन में पाया गया चीनी कर्ज की शर्तें ज्यादा सख्त है। ड्रैगन ने इन समझौतों में कड़े गोपनीय प्रावधान कर रखे हैं, जिनमें लेनदार को ऋण और उसकी शर्तों तक उजागर करने से रोका गया है। ये शर्तें आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन देशों द्वारा दिए जाने वाली विकास सहायता के उलट है। इसके चलते संबंधित लेनदार पर वास्तविक कर्ज भार का अनुमान लगाने में भी बाधक है। श्रीलंका, लाओस और मालदीव में किया कब्जा डिफॉल्टर होने पर लेनदार देश में उसकी संपत्तियों पर कब्जे की रणनीति। उदाहरण, श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह, लाओस में इलेक्ट्रिक ग्रिड से लेकर तजाकिस्तान में विवादित क्षेत्र और मालदीव के रणनीतिक रूप से अहम द्वीपों पर चीनी कब्जा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इंडिया के खिलाफ चाइना की साजिश, पीएलए में तिब्बती युवाओं की भर्ती पर जोर। जी हां दोस्तों, मई 2020 से भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद गलवान में हुई खूनी झड़प और सितंबर के पहले हफ्ते में पूर्वी लद्दाख में कैलाश रेंज पर भारतीय सेना के कब्जे ने चीनी सेना को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया है। तिब्बत पर कब्जे के 70 साल बाद अब चीनी अपनी सेना में तिब्बतियों को भर्ती करने की कोशिश में लगे हैं। इस साल तिब्बत के भारत की सीमा यानी एलएसी के पास वाले इलाकों में चीनी सेना ने कई भर्ती रैलियां आयोजित की हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल सितंबर में चीनी सैनिकों के हाथ से अहम चोटियां छीनने वाले सैनिकों में तिब्बती युवाओं से बनने वाली स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भी शामिल थी। चीनी सेना के अधिकारियों ने फरवरी के तीसरे हफ्ते में लद्दाख की सीमा के सामने न्यायगिरी जिले के रुडोक शहर में तिब्बती युवाओं की पीएलए में भर्ती का कैंप लगाया। इसी के कुछ दिन बाद इसी इलाके के जुंडा में भी तिब्बती युवाओं की भर्ती की गई है। तिब्बत की राजधानी ल्हासा में भी पीएलए ने तिब्बती युवाओं की भर्ती का कैंप लगाया है, ताकि बड़ी तादाद में युवाओं को भर्ती किया जा सके। चीनी सरकार की वेबसाइट के मुताबिक इस साल के शुरुआती 3 महीने में ही 3800 तिब्बती युवाओं ने पीएलए में भर्ती के लिए आवेदन किया है। इन युवाओं को पीएलए के अलग अलग ट्रेनिंग कैंप्स में ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया है। पीएलए तिब्बती युवाओं को सरहद के पास मौजूद नाकों, बाजारों और भारतीय सीमा के साथ साथ बने मॉडल गाँव में तैनात करने की तैयारी में है। इन युवाओं को एलएसी के पास के गाँव में लोगों पर नजर रखने और जासूसी के लिए भी तैनात किया जाएगा। चीनी सेना तिब्बती युवाओं को अपने साथ शामिल करने के लिए कितनी उतावली है, इसका सबूत इस साल मार्च में बीजिंग में हुई नेशनल पीपुल्स कांग्रेस मिला। इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पीएलए के 294 सैनिकों के दल में खासतौर 3 तिब्बती सैनिकों को शामिल किया गया। पिछले साल भारत के साथ सैन्य तनाव के बाद चीनी सेना ने महसूस किया कि उसके सैनिक भारतीय सेना में शामिल लद्दाखी या तिब्बती सैनिकों के सामने ठहर नहीं पा रहे हैं। चीन के दूरदराज से आए सैनिकों को लद्दाख और तिब्बत के ऊंचे इलाकों में रहने और काम करने में खासी मुश्किल आ रही है, जबकि इस इलाके के रहने वाले लद्दाखी और तिब्बती सैनिकों के लिए ऑपरेशन करना बहुत आसान है। भारत के जिन सैनिकों ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर 70 किलोमीटर में फैली रणनीतिक रूप से अहम चोटियों पर कब्जा किया, उनमें लद्दाखी और तिब्बती सैनिक भी शामिल थे।
पीएलए कई बार कोशिश करने के बाद भी इन चोटियों को भारतीय सैनिकों से छीन। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। AK शर्मा बोले, अभी भी पीएम मोदी को चाहती है यूपी की जनता, चुनाव जीतने के लिए उनका नाम ही काफी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी से ही कमर कसी जा रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के नए उपाध्यक्ष और पूर्व अफसर AK शर्मा भी अब चुनावों की तैयारी में जुटे हैं। AK शर्मा का कहना है कि यूपी के लोग पीएम नरेंद्र मोदी को अभी भी उतना ही चाहते हैं जितना 2014 में चाहते थे। ऐसे में चुनाव जीतने के लिए उनका नाम ही काफी है। इसी महीने 20 तारीख को यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को लिखी एक चिट्ठी में AK शर्मा ने कहा, मेरी राय है कि यूपी के लोग आज भी पीएम मोदी को उतना ही चाहते हैं जितना 2013-14 में चाहते थे। चुनाव जीतने के लिए सिर्फ पीएम मोदी का नाम और संरक्षण ही काफी है। AK शर्मा ने कहा कि वो अपनी ओर से पूरी मेहनत करेंगे। मुझे यकीन है कि आपकी और सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। अपने लेटर में AK शर्मा ने प्रदेश बीजेपी का शुक्रिया अदा किया। AK शर्मा ने कहा कि 2001 से 2021 तक मेरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का मौका मिला है। ऐसे में मैं उस अनुभव को यहाँ पर काम में लाना चाहूंगा। आपको बता दें कि AK शर्मा लंबे वक्त तक पीएम मोदी के करीबी अफसरों में से एक रहे। हाल ही में उन्हें बीजेपी ज्वाइन करवाई गई, जिसके बाद वह MLC भी बनाए गए। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि AK शर्मा को यूपी सरकार में कोई बड़ा पद मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। MLC AK शर्मा को बीजेपी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से लगी पूर्वी सीमा पर भारत होगा और मजबूत, इंडियन एयरफोर्स जल्द तैनात करेगा राफेल। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने चीन के साथ पूर्वी मोर्चे के लिए पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर औपचारिक रूप से शामिल होने से पहले अंबाला में दूसरा राफेल स्क्वाड्रन 101 फॉल्कन्स ऑफ शंभ एंड अखनूर को खड़ा किया है। भारतीय वायुसेना के सूत्रों ने कहा कि अंबाला में राफेल की पहली स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरोज 18 लड़ाकू विमानों के साथ पूरी तरह से तैयार खड़े हैं। 101 स्क्वाड्रन में अभी 5 जेट विमान हैं जो हाल ही में भारत पहुंचे हैं। सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए के सौदे के तहत 36 डबल इंजन वाले राफेल में से बचे 13 को अगले साल अप्रैल से पहले अलग अलग बैच में आने की उम्मीद है। शनिवार को भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने कहा कि राफेल को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की योजना पर बिल्कुल सही तरीके से काम चल रहा है। एक सूत्र ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते 101 स्क्वाड्रन की औपचारिक सेरेमनी में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन 1 महीने के अंदर औपचारिक सेरेमनी को पूरा कर लिया जाएगा। ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया 17 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर हैं, जबकि ग्रुप कैप्टन नीरज झांब जैमी 101 स्क्वाड्रन के प्रमुख हैं। भारतीय वायुसेना ने 4.5 जनरेशन के राफेल के लिए अंबाला और हाशिमारा को घरेलू ठिकानों के मुख्य परिचालन के रूप में चुना है। हालांकि ओमनी रोल फाइटर्स देश में कहीं से भी और जब भी जरूरी हो काम कर सकते हैं। राफेल विमानों के लिए हैंगर्स, शेल्टर्स, मेंटेनेंस फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों एयरबेस पर तैयार किए गए हैं। सिक्किम, भूटान, तिब्बत ट्राई जंक्शन के करीब हाशिमारा एयरबेस की स्थापना चीन के साथ 1962 के युद्ध के बाद तूफानी एयरक्राफ्ट के साथ की गई थी। तेजपुर और चबुआ जैसे हवाई अड्डों पर पहले से तैनात रूसी मूल के सुखोई 30 MKI के साथ अब पूर्वी क्षेत्र में चीन के खिलाफ राफेल की तैनाती भारत को और मजबूत करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तुर्की की नई चाल, पाकिस्तानी लड़ाकू विमान राफेल और MiG-29 के साथ कर रहे युद्धाभ्यास, भारत को टक्कर देने की तैयारी। जी हां दोस्तों, भारत को मात देने के लिए पाकिस्तान हमेशा से नए नए पैंतरे आजमाता रहा है, लेकिन अब तक भारत के सामने उसकी एक न चली है। भारत ने पिछले कुछ सालों में रक्षा संबंधी ताकतों में काफी इजाफा किया है। भारतीय वायुसेना में अत्याधुनिक राफेल लड़ाकू विमानों का बेड़ा भी शामिल हो चुका है, जिसके बाद भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। इस विमान से टकराने के लिए पाकिस्तान ने अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के JF-17 लड़ाकू विमान इन दिनों तुर्की में राफेल फाइटर जेट के साथ जंग की तैयारी कर रहे हैं। ये राफेल फाइटर जेट कतर की वायुसेना के हैं, जिसे उसने फ्रांस से खरीदा है। ये राफेल विमान इन दिनों तुर्की में चल रहे एक हवाई अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान की वायुसेना MiG-29 लड़ाकू विमान के साथ भी जंग का अभ्यास कर रही है, जो भारतीय वायुसेना की जान है। तुर्की में इन दिनों अनातोलियन ईगल 2021 युद्धाभ्यास चल रहा है। इसमें कतर के 4 राफेल फाइटर जेट, अजरबैजान के 2 MiG-29 और पाकिस्तान के 5 JF-17 लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट राफेल और MiG-29 दोनों से ही जंग का अभ्यास कर रहे हैं। इससे उन्हें दोनों ही विमानों के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। इन दोनों ही विमानों को भारतीय वायुसेना इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में पाकिस्तानी पायलट अब दोनों ही फाइटर जेट से जंग का तरीका सीख सकते हैं। माना जा रहा है कि तुर्की भी इस पाकिस्तानी प्रयास में मदद कर रहा है। तुर्की का झुकाव हमेशा से पाकिस्तान की तरफ रहा है। इसी के चलते तुर्की पाकिस्तान को जंग की तैयारी कराता रहा है। तुर्की की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह युद्धाभ्यास 3 जुलाई तक चलेगा। तुर्की का दावा है कि इस युद्धाभ्यास का मकसद एक दूसरे से सीखना है, साथ ही एक दूसरे को जानकारी, युद्ध कौशल और अनुभवों को बांटना है। सभी पायलट इस
अभ्यास के दौरान बिल्कुल युद्ध जैसी परिस्थितियों में अभ्यास कर रहे हैं ताकि प्रशिक्षण के स्तर को बढ़ाया जा सके। इस अभ्यास में बांग्लादेश, बेलारूस, बुल्गारिया, जॉर्जिया, इराक, स्वीडन, कोसोवो, मलेशिया, ओमान, जॉर्डन और जापान को पर्यवेक्षक देश का दर्जा हासिल है। पाकिस्तान की वायुसेना में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट शामिल किए गए हैं। पाकिस्तान ने चीन की मदद से देश में ही इन नए लड़ाकू विमानों का निर्माण किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि ये विमान लंबी दूरी तक निगरानी रखने में सक्षम अत्याधुनिक रडार सिस्टम और हवाई हमला करने की ताकत से लैस है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ मुजाहिद अनवर खान ने दावा किया कि ये विमान भारतीय वायुसेना के पाकिस्तानी एयर स्पेस का उल्लंघन करने पर जवाबी कार्रवाई करके युद्ध में अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर लड़ाकू विमान विकसित किया है। यह मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो हवा से हवा और हवा से जमीन में मार कर सकता है। चीन ने इसमें कुछ नई चीजें जोड़ी हैं जिसके बाद इसकी क्षमता बढ़ गई है। इसमें PF-15 मिसाइल इस्तेमाल होने लगी है जिसमें इंफ्रारेड सिस्टम भी लगा है। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है और यह सबसे एडवांस्ड मिसाइल्स में से एक है। जब PF-15 मिसाइलें इसमें जोड़ी गई थी तो अमेरिका ने भी विरोध किया था। राफेल में यूज होने वाली मिसाइल्स की रेंज। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को ललकारने साउथ चाइना सी पहुंचा नौसेना का INS ऐरावत, खोला नया फ्रंट। जी हां दोस्तों, लद्दाख में भारत को उलझाने की कोशिश कर रहे चीन को अब की बार भारत ने साउथ चाइना सी में घुसकर करारा जवाब दिया है। हिंद महासागर में घुसने की फिराक में लगे ड्रैगन को इस बार भारत ने साउथ चाइना सी में घुसकर करारा जवाब दिया है। भारतीय नौसेना ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दक्षिण चीन सागर से अरब सागर की तरफ से फुफकारते चीनी ड्रैगन को सख्त जवाब दिया है। भारतीय नौसेना की युद्धपोत INS ऐरावत पर सवार सैनिकों ने वियतनाम के कैमरानाहा घाटी क्षेत्र में योग किया है। नौसेना ने इस मौके पर कहा कि युद्धपोत ऐरावत को कैमरून खाड़ी क्षेत्र में तैनात किया गया है। भारतीय युद्धपोत दक्षिण चीन सागर में ऐसे समय पहुंचा है जब चीन का अपने पड़ोसी देशों वियतनाम, मलेशिया से विवाद काफी बढ़ गया है। वहीं हिंद महासागर में चीनी जहाजों की घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके जवाब में अब भारतीय नौसेना ने चीन के खिलाफ एक तरह से नया फ्रंट खोल दिया है। भारतीय नौसेना ने ऐरावत को साउथ चाइना सी में भेजकर चीन को दिखा दिया है कि अगर वह हिंद महासागर में अपने प्रभाव क्षेत्र में घुसपैठ कर सकता है तो भारतीय युद्धपोत भी कभी भी दक्षिण चीन सागर की गहराई तक पहुंच सकते हैं। इससे पहले भारत ने गलवान घाटी हिंसा के बाद भी साउथ चाइना सी में अपना एक युद्धपोत तैनात किया था। भारतीय नौसेना ने अपना युद्धपोत उस क्षेत्र में तैनात किया गया है जहां चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की नौसेना ने किसी अन्य बल की मौजूदगी पर आपत्ति जताई थी। यानी एक तरह से देखा जाए तो पहली बार साउथ चाइना सी में चीन को एक तरफ से अमेरिका तो दूसरी तरफ से भारत ने कड़ी चुनौती देनी शुरू कर दी है। साउथ चाइना सी में भारतीय नौसेना की युद्धपोत की तत्काल तैनाती ने चीनी नौसेना को बेचैन कर दिया था। चीनी नौसेना ने भारतीय पक्ष के साथ राजनयिक स्तर की वार्ता में भारतीय युद्धपोत की मौजूदगी की शिकायत भी की थी। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने भी दक्षिण चीन सागर में अपने विध्वंसक युद्धपोतों की तैनाती की थी और चीन हरगिज नहीं चाहता है कि साउथ चाइना सी में उसे चुनौती मिले, लिहाजा एक बार फिर से चीन का बेचैन होना तय माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त बिना किसी शोर शराबे और ऐलान के पूरे मिशन को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया था। इतना ही नहीं, भारतीय नौसेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास मलक्का स्ट्रीट में चीनी नौसेना की गतिविधि पर नजर रखने के लिए अपने अग्रिम पंक्ति के जहाजों को तैनात किया था। इसी रास्ते से चीनी नौसेना हिंद महासागर में प्रवेश करती है। इसके अलावा कई चीनी जहाज अन्य महाद्वीपों से भी तेल या व्यापारिक शिपमेंट के साथ आते हैं और इसी समुद्री मार्ग से गुजरते हैं। इसके माध्यम से भारतीय नौसेना ने ड्रैगन को संदेश दिया था कि वह पूर्वी या पश्चिमी मोर्चे पर अगर चीन महदूद साहस करता है तो उसे उसी वक्त माकूल जवाब दिया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के रवैये से पस्त हुआ पाक, 20 महीने से व्यापार सीमा बंद, पाकिस्तानी व्यापारियों को भारी नुकसान। जी हां दोस्तों, चीन अपने मित्र देशों के साथ ही वैमनस्यता का व्यवहार करता है। अपने मित्र पाकिस्तान के साथ उसका यही व्यवहार एक बार फिर सामने आया है। समाचार एजेंसी NI के मुताबिक कोरोना महामारी के कारण पिछले 20 महीने से पाकिस्तान चीन व्यापार सीमा को बंद रखा गया है, जिससे पाकिस्तानी व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। इसकी वजह से उन्हें विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। पाकिस्तान टुडे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तानी व्यापारियों ने पाक चीन व्यापार सीमा के बंद रहने से अपने व्यवसायों को हुए भारी नुकसान की निंदा की। व्यापारियों ने सीमा को खोलने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है। ऐसा नहीं होने पर इस्लामाबाद और गिलगिट बाल्टिस्तान में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इस्लामाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए निर्यातक संघ के अध्यक्ष जावेद हुसैन की अध्यक्षता में व्यापारियों के एक समूह ने पाक चीन व्यापार सीमा को खोलने की अपील की। व्यापारियों ने प्रधानमंत्री इमरान खान, सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा, विदेश मंत्री, वाणिज्य मंत्री और पाकिस्तान में चीनी राजदूत से पाक चीन व्यापार सीमा को खोलने की अपील की। जावेद हुसैन ने कहा कि सीमा बंद होने से व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो क्षेत्र के सभी व्यापारी
खुंजे रबदर्रे संसद भवन और विदेश मंत्रालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। निर्यातक संघ के अध्यक्ष जावेद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान चीन व्यापार सीमा के सभी छोटे और बड़े व्यापारियों के लिए आजीविका का एकमात्र स्रोत है। मालूम हो कि चीन पहले व्यापार के लिए कड़ी शर्तों के साथ खुंजे राब सीमा को खोलने के लिए सहमत हुआ था। चीन की चालबाजी देखिए, चीनी सरकार की ओर से निर्धारित शर्तों के मुताबिक पाकिस्तानी निर्यातकों को चीन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वैक्सीनेशन में बना रिकॉर्ड, एक दिन में 82 लाख टीका लगने पर पीएम मोदी बोले वेल डन इंडिया। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आज से वैक्सीनेशन अभियान की गति को तेज किया जा रहा है। पहले ही दिन देश ने टीका लगाने का रिकॉर्ड बना लिया है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार अभी तक आज कोरोना वैक्सीन की 82 लाख से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। टीकाकरण का रिकॉर्ड बनने पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताते हुए वेल डन इंडिया कहा है। केंद्र सरकार आज से देश के हर नागरिकों को फ्री में टीका उपलब्ध करवा रही है। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन से टीकाकरण की गति को तेज कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन उत्पादन में से 75% हिस्सा खुद खरीदने का फैसला किया है, जबकि 25% टीका प्राइवेट अस्पतालों द्वारा खरीदा जा सकेगा। केंद्र सरकार अब टीकों को खरीदकर राज्य सरकार को खुद देगी, जबकि पहले राज्यों को भी टीका खरीदने के लिए कहा गया था। आज सुबह से टीकाकरण अभियान काफी तेजी से चल रहा है। इसी वजह से 81 लाख वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। सरकार ने बताया कि अब तक कोविन ऐप के अनुसार 82,70,212 वैक्सीन लग चुकी है। टीकाकरण पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, आज की रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण संख्या खुश करने वाली है। कोविड-19 से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन हमारा सबसे मजबूत हथियार बनी हुई है। उन सभी को बधाई जिन्होंने टीका लगवाया और सभी फ्रंटलाइन वॉरियर्स को भी बधाई जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कितने सारे नागरिकों को टीका मिल सके। वेल डन इंडिया। वहीं पीएम मोदी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि यहाँ से आगे और ऊपर वेल डन इंडिया। वहीं मध्य प्रदेश में भी वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बन गया है। एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा टीका लगाया गया। सरकारी डेटा के अनुसार शाम 6 बजे तक राज्य में 13,71,171 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी थी। सरकार ने 10 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का टारगेट रखा था, लेकिन अब तक 3 लाख ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी को देश में आए 1 साल से अधिक हो गया है। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की कोविड के चलते मौत हो चुकी है। टीकाकरण अभियान देश में इस साल जनवरी में शुरू किया गया था। शुरुआती समय में हेल्थ वर्कर्स और फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाए जाने के बाद बुजुर्गों को टीका लगाया जाने लगा। इसके बाद 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों का नंबर आया और कोरोना की दूसरी लहर आने के दौरान 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के टीकाकरण कराने का ऐलान किया गया। हालांकि अब तक 18 से 44 उम्र के लोगों का टीकाकरण राज्य सरकार को करना था, जिसे आज से केंद्र ने अपने हाथों में ले लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र ने ममता बनर्जी के सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय को दिया नया नोटिस, बड़े जुर्माने की कार्रवाई की चेतावनी। सूत्र, जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय को नया नोटिस जारी किया है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नोटिस में बड़े जुर्माने की चेतावनी दी गई है। बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन को केंद्र सरकार की ओर से लेटर मिला है, जिसमें आदेश का पालन नहीं करने पर बड़े जुर्माने की कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। केंद्र के साथ टकराव के बीच बंगाल के शीर्ष अधिकारी अल्पन बंदोपाध्याय इस माह के प्रारंभ में राज्य के मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए थे। रिटायर होने के तुरंत बाद बंदोपाध्याय को ममता बनर्जी सरकार का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया था। गौरतलब है कि अल्पन को पीएम मोदी की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल में चक्रवात यास की समीक्षा बैठक में संक्षिप्त उपस्थिति के लिए केंद्र सरकार की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। केंद्र सरकार ने अल्पन बंदोपाध्याय के अनुपस्थिति को कदाचार या दुर्व्यवहार के रूप लेते हुए कहा कि सेवानिवृत्त IAS अधिकारी को मामले में अपना जवाब 30 दिन में दाखिल करना होगा। बंदोपाध्याय को नॉर्थ ब्लॉक में कार्यभार संभालने को कहा गया था। केंद्र ने एक आकस्मिक फैसले में 28 मई की रात को बंदोपाध्याय की सेवाएं मांगी थी और शीर्ष नौकरशाह को दिल्ली में कार्यभार संभालने को कहा था। केंद्र सरकार की ओर से बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाने का आदेश चक्रवाती तूफान यास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बैठक को मुख्यमंत्री द्वारा महज 15 मिनट में निपटाने से उत्पन्न विवाद के कुछ घंटों के बाद दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर, CRPF की टीम पर बड़ा आतंकी हमला, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादियों ने निशाना बनाया है। इस बार आतंकवादियों ने शोपियां के बाबापोरा में CRPF की टीम पर हमला किया है। मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में शोपियां के बाबापोरा में CRPF की नाका पार्टी पर आतंकी हमला हुआ है, जिसके बाद सेना ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आतंकियों ने नाके पर तैनात CRPF के जवानों पर अचानक हमला कर दिया था। आतंकियों के हमले के बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। दोनों तरफ कुछ देर तक हुई फायरिंग होती रही, लेकिन इस दौरान आतंकवादी भागने में कामयाब रहे। वहीं दूसरी तरफ आज ही बारामूला जिले के सोपोर में जवानों ने मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकवादियों को मार गिराया। अभी भी कश्मीर घाटी में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। इस मुठभेड़ के दौरान लश्कर
लश्कर तैयबा के 3 आतंकी मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक मुठभेड़ में मरने वालों में लश्कर का टॉप कमांडर मुदासिर पंडित भी शामिल था। इस मामले पर कश्मीर आईजी विजय कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि लश्कर का टॉप कमांडर मुदासिर पंडित बीते कुछ समय पहले हुई 3 कश्मीरी पुलिसकर्मियों, 2 पार्षदों और 2 आम नागरिकों की हत्या में वांछित था। पिछले कुछ दिनों से सेना समेत जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सीआरपीएफ की संयुक्त टीमें 12 जून को सोपोर में पुलिस पर हुए आतंकी हमले के बाद सोपोर के आसपास के इलाकों में ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही थी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी और 2 नागरिक मारे गए थे। पुलिस ने कहा कि हमले के लिए लश्कर तैयबा जिम्मेदार था, जिसके बाद विजय कुमार ने सोपोर में सेना और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और कहा कि मुदासिर पंडित 12 जून को पुलिसकर्मियों पर हमले में शामिल 2 स्थानीय आतंकवादियों में से एक। क्या कश्मीर पर कोई बड़ा प्लान बना चुकी है सरकार? 24 जून को साफ होगी तस्वीर। जी हाँ दोस्तों।